अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मरकजी काबीना ने तेलंगाना में सम्मक्का सारका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2009 में तरमीम की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में 4 जुम्मे को मुनक़िदा मरकजी काबीना की मीटिंग में इस सिलसिले में तजवीज़ को मंजूरी दी गई। इससे सम्मक्का सारका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के क़याम की राह हमवार हो गई। इस यूनिवर्सिटी के लिए 889 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। मीटिंग के बाद वज़ीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इत्तला दी। मोदी ने हाल ही में अपने दौरे तेलंगाना के दौरान इसका ऐलान किया था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के वक्त तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए एक एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के क़याम का वादा किया गया था। मोदी हुकूमत ने तेलंगाना में इस वादे को पूरा किया है। इस मौके पर मरकजी ममलिकत बराए दाखिला जी किशन रेड्डी ने इसे एक बड़ी कामयाबी करार दिया। दूसरा, आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो आंध्रा और तेलंगाना के तेलंगाना के बनने से पहले जब एक आंध्र प्रदेश था तो उस समय 1976 में अविभाजित आंध्र प्रदेश के लिए 811,000 मिलियन क्यूबिक फीट ये पानी देने की अनुमति मिली थी पहले कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के द्वारा। अब वे उद्गम कृष्णा नदी का होता है महाराष्ट्र से, जो कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्रा से होती हुई फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब उस पानी में से जो कुल पानी उसमें से जाता है 4 राज्यों से होकर, उसमें से 8,11,000 मिलियन क्यूबिक फीट 8,11,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी अविभाजित आंध्र प्रदेश के हिस्से में 1976 में आया था। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र ने 2004 में कंप्लेंट की केंद्र सरकार के पास और इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के अंतर्गत फिर सेकंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। और इस ट्रिब्यूनल ने 2013 में अपनी रिपोर्ट तो दे दी थी, लेकिन उस समय आंध्र की सरकार कोर्ट चले गई और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दी और पब्लिश रिपोर्ट नहीं हो पाई। अब 2014 के बाद तेलंगाना राज्य का गठन भी हुआ और इसके चलते वाटर एलोकेशन नहीं हो पाया। एक बार फिर जब इसके ट्रिब्यूनल को एक्सटेंशन दी गई 31 मार्च 2024 तक, उससे पहले फिर कोर्ट गए जहां पर उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक स्टेट वाइज एलोकेशन करना चाहिए और उस पर भी उनको कोई राहत नहीं मिल पाई। अब की बार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने चारों राज्यों के बीच से गुजरने वाली कृष्णा नदी के जल बंटवारे को नए सिरे से निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष एक बार फिर अपनी मांग की और सेकंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को अप्रोच किया। ट्रिब्यूनल ने 2016 में रियासती इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान वोटर लिस्ट में नजरसानी के बाद आज ख़तई फेरिस्त राय दहिंदगान यानी फाइनल इलेक्टरल रोल्स जारी कर दिए हैं, जिसमें 22,02,168 वोटों को हदफ कर दिया गया, जबकि 17,01,000 नए वोटर्स को शामिल किया गया। बाकी वोटर्स के नामों को जारी किया गया, जिसके मुताबिक तेलंगाना रियासत में फिलवक्त 3,17,17,390 वोटर्स हैं। उनमें 2,557 जनके हैं यानी थर्ड जेंडर वोट हैं, 15,338 सर्विस वोटर्स, 2,780 ओवरसीज वोटर्स भी शामिल हैं। 3,17,00,000 से ज्यादा वोटर्स में खवातीन वोटर्स की तादाद 1,58,43,339 है, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद 1,58,71,493 है। बताया गया कि ख़तई फेरिस्त राय दहिंदगान की इजराई के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से आइंदा 2-3 दिन के अंदर असेंबली इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो सकता है। फिलवक्त मरकजी इलेक्शन कमीशन की टीम रियासत के दौरे पर है, जो यहाँ असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा ले रही है। जुमेरात 5 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन की टीम
असेंबली इंतखाबात से मुतालिक तमाम तैयारियों का जायजा लेने के बाद दिल्ली वापस हो जाएगी। बाद इंतखाबी शेड्यूल जारी होने का इम्कान है। The citizens of India, having abiding faith in democracy, hereby pledge to uphold the democratic traditions of our country and the dignity of free, fair and peaceful elections, and to vote in every election fearlessly and without being influenced by considerations of religion, race, caste, community, language or any inducement. तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रामाराव ने जिले निर्मल में कालेश्वरम प्रोजेक्ट पैकेज नंबर 27 जो कि श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी लिफ्ट स्कीम का इफ्तिताह किया। वजीर मौसूफ ने मकामी वजीर इंद्रकरण रेड्डी के साथ मिलकर नहरों में पानी छोड़ा और उसे किसानों के लिए वक्फ किया। 714 करोड़ रुपए की लागत से ये लिफ्ट स्कीम बनाई गई है, जिसके जरिए निर्मल हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई की जाएगी। वजीर फाइनेंस और सैयद हरीश राव ने कहा कि वोट बराए नोट मामले में पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी का जेल जाना यकीनी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद तेलुगु देशम के कायद की हैसियत से रेवंत रेड्डी ने बीआरएस के एक रुकने असेंबली को कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में तेलुगु देशम उम्मीदवार को वोट देने के लिए रिश्वत की रकम देने की कोशिश की थी। इस दौरान एसीबी ओहदेदारों ने रेवंत रेड्डी को नोटों के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। इस मामले में रेवंत रेड्डी को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, जिस पर वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए थे, लेकिन गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने भी रेवंत रेड्डी को इस केस में कोई राहत नहीं दी, जिससे ये वाज़ेह होता है कि रेवंत रेड्डी का जेल जाना यकीनी है, क्योंकि उन्हें केस का सामना करना पड़ेगा। कोडंगल में हॉस्पिटल के इफ्तिताह के बाद मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि आज नहीं तो मुस्तक़बिल में रेवंत रेड्डी का जेल जाना यकीनी है। మరి అందరూ పిల్లలు చనిపోతున్నారు అని చెప్పిండ్రు। మరి డబుల్ ఇంజన్ గవర్నమెంట్ అంటే బీజేపీ గవర్నమెంట్ లో నాందేడ్లో పసిపిల్లలు ఇవాళ రాలిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి। గంతమంది 30 మందికి పైగా ఇవాళ 2 రోజుల్లో చనిపోయిన పరిస్థితి ఉందంటే మరి బీజేపీ పాలన ఎట్లా ఉందో మనం అర్థం చేసుకోవాలి। నిన్న నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చి పెద్ద నీతులు చెప్పే ప్రయత్నం చేసిండు। ఆయనది పూటకో మాట రాష్ట్రానికో మాట మాట్లాడుతుంటాడు। పార్లమెంట్ లో మాట్లాడి మన కేసీఆర్ ఏమన్నాడు? కేసీఆర్ అద్భుతంగా పనిచేస్తున్నాడు। కేసీఆర్ ఎప్పుడు కలిసినా నీళ్ళ గురించి అడుగుతాడు, ప్రాజెక్టుల గురించి అడుగుతాడు, కరెంటు గురించి మాట్లాడతాడు, అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడతాడు అని మాట్లాడుతూ పక్క రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ నాయకుడు వస్తే ఆయన ఎంతసేపు కేసుల గురించి మాట్లాడతాడు, కేసీఆర్ మాత్రం అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడతాడు అని స్వయంగా పార్లమెంట్ లో చెప్పినారు మోడీ గారు। పార్లమెంట్ లో ఒక మాట చెప్తాడు, బయట ఇంకొక మాట చెప్తాడు। ఢిల్లీలో ఒక మాట, తెలంగాణ గలీలో ఇంకొక మాట మాట్లాడుతుంటారు బీజేపీ పార్టీ నాయకులు। ఇలా గురువింద గింజ తన కింద నలుపు తెలియదు అన్నట్టు నరేంద్ర మోడీ గారిని ఏమంటాడు? ఇది కుటుంబ పార్టీ అని మాట్లాడతాడు। నాయన నువ్వు నిన్నగాక మొన్న కర్ణాటకలో దేవగౌడ కుటుంబంతో పొత్తు కలిపినావు కదా, మరి ఆడేం మాట్లాడుతావు? నీ కేబినెట్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు? జ్యోతిరాదిత్య సింధియా ఎవరు? नारायण राणे गार एवरू। रियासती वजीर तलसनी श्रीनिवास यादव ने तबसरा किया कि तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की गैर कानूनी गिरफ्तारी इंतहाई अफसोसनाक है। 4 शुम्बे को मिनिस्टर क्वार्टर्स में मीडिया से बात करते हुए तलसनी श्रीनिवास यादव ने कहा कि उन्होंने चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में रियासत में वजीर के तौर पर काम किया था। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की गैर कानूनी गिरफ्तारी से उन्हें ज़्यादा तकलीफ पहुंची है। మాట్లాడొచ్చని చెప్పి నిన్న ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు మాట్లాడి కేసీఆర్ గారు నా దగ్గరకు వచ్చిండ్రు, కేటీఆర్ గారిని ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అన్నారు। కేటీఆర్ గారిని ముఖ్యమంత్రి చేసేది ఉంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ దగ్గరికి మేమేదో పోవాలి, దేనికోసం పోవాలి? మా దగ్గరనే మా ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు, చేయాలనుకుంటే
అది పార్టీ నిర్ణయం, ఎమ్మెల్యే నిర్ణయం తప్ప ప్రైమ్ మినిస్టర్ పర్మిషన్ ఓటుకు అవసరం ఉండదు. ఇక్కడ ఆ మాత్రం ఇంగితం లేకుండా మాట్లాడితే మరి ఏమంటారో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. రెండోది, మున్సిపల్ ఎలక్షన్ లో ముందు కేసీఆర్ గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ కలిసిండట. మరి ఎందుకు చెప్పలేదు ఇప్పటిదాకా? ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నాం? మాట్లాడవచ్చు. तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि मोदी की गुज़िश्ता रोज जिले निजामाबाद में तकरीर वजीर आजम के ओहदे की सत्ते को कम करती है। उन्होंने मिरियालगुड़ा के कैंप ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर आजम रहते हुए किसी रियासत के वजीर आला और उनके खानदान के अफराद पर झूठे इल्जामात लगाना शर्मनाक है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जिस वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता 9 सालों में रियासत तेलंगाना को एक पैसा भी नहीं दिया, उसे तेलंगाना की सरजमीन पर इजहार ख्याल का भी कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी ने आंध्र प्रदेश तंजीम नौ कानून में तेलंगाना से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर रियासत तेलंगाना का मजाक उड़ाते हुए कई तकरीरें की। ये बात मजहब का खैज है कि वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि बदगुमान अफराद उनके पास बैठने से खौफजदा होते हैं। उन्होंने पूछा कि ईडी और सीबीआई के इल्जामात का सामना करने वाले अफराद को बीजेपी में क्यों शामिल किया जा रहा है। वहीं हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीआरएस पार्टी के सीनियर कायद दासरजू श्रावण ने भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पर सियासत चलाने वाले नरेंद्र मोदी, लोगों को गुमराह करके वोट पाने वाला नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार तेलंगाना के आवाम को गुमराह करने की कोशिश किया है। निजामाबाद में उनकी पब्लिक मीटिंग में झूठ बोले तो नकल भी अकल से मारना बोल के एक कहावत है। शायद नरेंद्र मोदी साहब को अकल नहीं है, इसी वजह से जो है सो उन्होंने झूठ बयान दिया है। वो लोगों में जमरा नहीं है, लोगों में एक तरीके से नहीं जा रहा है। केसीआर साहब जो है सो जीएचएमसी इलेक्शंस के बाद मेयर को चुनने के लिए नरेंद्र मोदी का मदद चाहिए बोल के बोलता है। बेवकूफी के लिए भी हद होना चाहिए। अगर बीजेपी का मदद चाहे तो वो भी मेयर के लिए प्रधानमंत्री से पूछने की जरूरत होती है क्या? लोकल प्रेसिडेंट से बात करे तो हो जाने वाली बात है। दूसरी बात है, अहमियत वाली बात पूरे तेलंगाना के आवाम समझने चाहिए। बीआरएस जीते से सीट जो है सो 56 है, बीजेपी जीते से सीट जो है सो 48 है, एमआईएम जीते से सीट जो है सो 44 है, कांग्रेस जीते से सीट जो है सो 2 है, और हमारे एक्स ऑफिशियो वोट्स जो है सो 52 है जीएचएमसी में, और बीआरएस को एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में 38 है। कुल मिलाकर जो है सो बीआरएस का एक्स ऑफिशियो और जीतने वाले दोनों को मिलाए तो 94 मेंबर्स हुआ। हमको चाहिए मेयर को जीतने के लिए 102, और एमआईएम जो है सो हमारे साथी कंटेस्ट किया था उस समय पर, उनका जो है सो 44 है और 10 जो है सो एक्स ऑफिशियो है, मतलब 54 है। उन रहने के बावजूद में बार बार यही बोलते हो आप, कार का स्टीयरिंग एमआईएम के हाथ में है बोल के। और वही बात सच है तो फिर एमआईएम का वोट के सहारे से मेयर बन सकता ना? ये कैसी झूठ की बयान देते हो नरेंद्र मोदी जी? आप लोगों को एक्सप्लेन करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। प्राणहिता पालमूरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को क्यों नेशनल स्टेटस नहीं दिया? ट्राइबल यूनिवर्सिटी देने के लिए या नहीं तो टर्मरिक बोर्ड बनाने के लिए क्यों 10 साल लगे आपको? कृष्णा ट्रिब्यूनल को लागू करने के लिए 10 साल क्यों लगे आपको? साथ ही साथ में बयारम स्टील प्लांट क्यों नहीं बना सक रहे? रेलवे कोच फैक्ट्री क्यों नहीं बना सक रहे? एक एम्स जैसा हॉस्पिटल क्यों नहीं बना सक रहे? एक आईएम क्यों नहीं बना सक रहे? ऐसे मुद्दों पर समाधान नहीं देते हुए जो है सो लोगों को गुमराह करके भड़का के जो है सो गलत बयान देके वोट पाने की एक झूठी साजिश रचा है। ये साजिश को ये झूठ को जो है सो हमने पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी एक झूठे निकले हैं, ये झूठे बयान को हम लोग जो है सो खरीद कर रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे ने कहा कि गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि बीआरएस और बीजेपी अंदरूनी तौर पर मिले हुए हैं।
इस सिलसिले में कबल ही राहुल गांधी ने इंकशाफ किया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली शराब मामले में आम आदमी पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया और वो जेल में बंद हैं, लेकिन उसी केस में मुलविस चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की दुख्तर और रुकने काउंसिल बीआरएस कविता आज भी आजाद हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीआरएस अंदरूनी तौर पर मिले हुए हैं। है क्यों यहां पे रेड नहीं करते हैं? क्यों तेलंगाना आपने छोड़ दिया है? इस बेसहारा कर दिया है लोगों को। यहां पर आप यहां पे लूट हो रही है, जनता के पैसों की लूट हो रही है, अपने फैमिली के लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने खुद के लिए, चुनाव जीतने के लिए यहां के पैसा लुटाया जा रहा है। ये सभी तेलंगाना की जनता देख रही है। और जो जोर से आप कहते हैं, कल भी जो उनकी सभा हुई उसमें भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कालेश्वर में ये हुआ है, सब पैसों की लूट चल रही है। फिर आप ही के हाथ में ईडी है, सीबीआई है, कितने रेड यहां पे डाला? बाकी कोई भी स्टेट हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, लगातार महाराष्ट्र हो, लगातार अब ईडी की रेड वहां पे डालते जा रहे हैं। लेकिन आपने गुजरात में क्यों नहीं डाला आप ही के लोगों के ऊपर? क्यों तेलंगाना को छोड़ दिया? बीआरएस को क्यों छोड़ दिया? केसीआर को क्यों छोड़ दिया? लीगल कैंडल में कविता जी के बारे में आप बार बार ये सब प्रेस वाले आप ही लिखते थे कि आप आज अरेस्ट होने वाली है, कल अरेस्ट होने वाली है। और यहां जो भी केसीआर को चाहिए, जिस तरीके से उनके पार्टी के अंदर भी आज आप सभी देख रहे होंगे कि केसीआर ही बीजेपी चला रहा है। किसको अध्यक्ष बिठाना, किसको अध्यक्ष पद से निकालना। अब गांव में देखिए क्या जनता चर्चा कर रही है। ये अभी छुपा हुआ नहीं है, ये तीनों पार्टी एक साथ है। जहां पर भी बीजेपी चाहती है कि एमआईएम को। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने वजीर फाइनेंस हरीश राव की जानिब से नोट बरायोट मामले में उनके जेल जाने के दावे को मज़ाक़ा ख़ैज़ करार दिया। हरीश राव के बयान पर अपने शदीद रद्दमल का इजहार करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म मोदी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के ताल्लुक से जो बयान दिया था, उस बयान के बाद तेलंगाना के अवाम के सामने बीआरएस और बीजेपी के असली चेहरे आश्कार हो गए। बीआरएस और बीजेपी के बंधन से मुतालिक अवाम की तवज्जो हटाने के लिए हरीश राव ने उनके खिलाफ ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोडंगल में जब तक वो रुकने असेंबली रहे थे, वहां कई तरक्याती कामों को अंजाम दिए थे। रेवंत रेड्डी ने हरीश राव को चैलेंज किया कि उनके 5 साल दौर और बीआरएस के 10 साल दौर में कोडंगल में जो तरक्याती काम हुए हैं, उस पर खुले मुबाहिसे के लिए तैयार रहे। నాకు మన పార్లమెంట్ లో కలిసినప్పుడు బీజేపీ మిత్రులు, టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కూడా కొంతమంది సిట్టింగ్ ఎంపీలు నాతో బాధపడ్డారు. సరే వాళ్ళ పేర్లు నేను చెప్పదలుచుకోలే కేసీఆర్ లాగా. కానీ లోక్సభ ఎన్నికలలో మా పొత్తు ఉంటుంది, అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో మా పొత్తు లేదు. అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో అన్ని సీట్లలో పోటీ చేసి కాంగ్రెస్ గెలవగలిగిన ప్రతి దగ్గర ఓట్లు చీల్చి బీఆర్ఎస్ గెలిపించిన తర్వాత పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో మేము పొత్తు పెట్టుకుంటున్నాము. పొత్తులో నెంబర్ కూడా డిసైడ్ అయింది. 9 సీట్లు బీఆర్ఎస్ కు, 7 సీట్లు బీజేపీకి, 1 సీటు ఎంఐఎం. ఈ విధంగా నెంబర్లు కూడా డిసైడ్ అయినాయి. సీట్లు కూడా సిట్టింగ్ 4తో పాటు మహబూబ్ నగర్, చేవెల, మల్కాజ్గిరి అదనంగా బీజేపీ పొత్తులో సీట్లు అడిగింది. దాదాపు నిర్ణయం జరిగింది. నా సిట్టింగ్ సీటు తీసి బీజేపీకి ఇచ్చిందని చెప్పి ఒక బీఆర్ఎస్ సిట్టింగ్ ఎంపీ నాతో బాధపడ్డారు. నేను ఈ అంశాలు ప్రైవేట్ గా మాట్లాడే విషయాలు కాబట్టి बीजेपी का कौमी जनरल सेक्रेटरी और रुकने पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय ने आज एक सनसनीखेज बयान देते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव गुज़िश्ता 15 दिनों से नजर नहीं आ रहे हैं। हमें उनके फर्जंद केटीआर पर शक पाया जाता है। मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने यहां तक कहा कि चंद्रशेखर राव को आया उनके फर्जंद तारक रामाराव ने कुछ कर दिया है या उन्हें परेशान किया जा रहा है, क्योंकि वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं और हम पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम चीफ मिनिस्टर को मुकम्मल तौर पर महफूज रखें। ఈ మధ్య వెళ్తలేడు. 15 రోజులే కేసీఆర్ గారు కనబడతలేడు. నాకేదో అనుమానం వస్తున్నది. కేటీఆర్ ఏమైనా చేసిండా, ఏమైనా ఇబ్బంది పడుతుందా? ఎందుకంటే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అనే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మా మీద ఉంది. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు 15 రోజుల నుంచి కనబడతలేడు.
మాకు కేసీఆర్ కొడుకు మీద అనుమానం ఉంది. అనుమానం వేరే అనుమానం కాదు, సతాయిస్తుండా అని, ఏదో ఇబ్బంది పెడుతుండా అని. కాబట్టి దయచేసి కేసీఆర్ గారు ఒక్కసారి ప్రెస్ మీటింగ్ పెట్టేయండి. మోడీ గారు మాట్లాడిన దాని మీద ఒకసారి కేసీఆర్ గారితో ప్రెస్ మీటింగ్ పెట్టండి. అప్పుడు కేసీఆర్ గారు క్షేమంగా ఉన్నాడని చెప్పి ఒక నమ్మకం, ఒక విశ్వాసం మాలో పడుస్తుంది, తెలంగాణ సమాజంలో పడుస్తుంది. 15 రోజుల నుంచి కేసీఆర్ గారు కనబడతలేరు. దయచేసి మా నాయకుడిని, మా ముఖ్యమంత్రిని మాకు కనిపించే విధంగా చూడాల్సిందిగా ఈ కల్వకుంట్ల కుటుంబాన్ని మేము కోరుతున్నాం. ఈ మధ్య వెళ్తలేరు, 15 రోజుల కేసీఆర్ గారు కనబడతలేడు. నాకేదో అనుమానం వస్తున్నది, కేటీఆర్ ఏమైనా చేసిండా? रियासती हुकूमत ने स्कूलों और कॉलेजों को दशहरा की तातीलात का ऐलान किया है। महकमे तालीम के अहदेदारों ने बताया कि रियासत के तमाम सरकारी, खानगी और मुख्तलिफ मैनेजमेंट्स की जानिब से चलाए जाने वाले स्कूलों को 13 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक 13 की तातीलात रहेंगी, जबकि इंटरमीडिएट कॉलेजों को दशहरा की तातीलात 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक रहेगी। अहदेदारों ने महकमे तालीम के उन अहकामात पर सख्ती से अमल करने की खानगी तालीमी इदारों को हिदायत दी। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी TSRTC के मुलाजमीन को 4.8% DA मंजूर किया है। इस सिलसिले में महकमे फाइनेंस की जानिब से अहकामात जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक RTC मुलाजमीन के लिए जारी करदा ये DA अक्टूबर के महीने की तनख्वाह में शामिल किया जाएगा। बताया गया है कि RTC मुलाजमीन के कई DA इल्तिवा में थे। इस ताज़ा DA के साथ अब तक हुकूमत ने मुलाजमीन के लिए 9 DA मंजूर किए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन संजय सिंह को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 4 शुबे को दिल्ली शराब पॉलिसी केस के सिलसिले में उनकी रिहायशगाह पर तलाशी लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया। मरकजी जांच एजेंसी ने संजय सिंह से दिल्ली शराब की पॉलिसी से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में 10 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की। इससे पहले इस मामले में आम आदमी पार्टी के MP के करीबी कई लोगों के मकानात की तलाशी ली गई थी। देखिए, हम लोगों को न्यायालय पे पूरा भरोसा था और हम लोगों ने अपने पक्ष को रखा और न्यायालय ने जो है बेल दिया है। देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, बिहार में जो काम हो रहा है वो देश में नहीं हो। पहली बार जो है इतनी बड़ी संख्या में लाखों नौकरियां का अवसर दिया जा रहा है। बिहार पहला राज्य है जहां हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे कराया है, तो लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि देश में इसकी गूंज हो रही है और मांग हो रही है। कल जो है पत्रकारों पे कार्रवाई होती है, आज आम आदमी के MP जो है पार्टी के संजय सिंह जी, सुनने में आ रहा है कि उनको गिरफ्तार जो है कर लिया गया। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि जो रीजनल पार्टी है, जो क्षेत्रीय दल है, जहां भी अच्छा काम कर रही है वहां भाजपा के लोग तंग कर रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। सच बोलिएगा, मौजूदा सरकार के खिलाफ बोलिएगा, सवाल पूछिएगा, जनता की आवाज उठाओगे तो वहां आपको दबाने की कोशिश होगी, आपको बदनाम करने का कोशिश किया जाएगा, आपकी आवाज को बंद करने का प्रयास किया जाएगा। और जो जातीय आधारित गणना। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जात पात की मर्दमशुमारी का मुतालबा पसमानदा और गरीब लोगों की मदद करना है। छत्तीसगढ़ में भरोसे का सम्मेलन के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस की हुकूमत वाली कर्नाटक में भी बिहार की तर्ज पर जात पात के सर्वे का डेटा जारी किया जाएगा। और कांग्रेस वाले उसको विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस वाले विरोध कर रहे हैं। अरे अमेंडमेंट 52, 53, 54 किसने लाया? छत्तीसगढ़ में जिला पंचायतों में, तालुका पंचायतों में जो आपको
रिजर्वेशन मिला है, जो महिलाएं माताएं आज कुर्सी पे बैठे हैं अध्यक्ष होकर उपाध्यक्ष, वो किनके वजह से, ये कौन किए? ये तो कांग्रेस ने किया, राजीव गांधी जी ने किया, बाद में वो नरसिंह राव जी ने उसको कानून के मुताबिक आगे लाया, लेकिन इसका भी क्रेडिट वही लेते हैं। अरे आप तो महिलाओं के बारे में कभी भी उनकी हमेशा उनका एक ये है, उनका जो आइडियोलॉजी है वो महिलाओं के खिलाफ है। महिलाओं को कभी भी उन्होंने आगे आने नहीं दिया। ये जनसंघ का हो, अब भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, ये महिलाओं के खिलाफ है, महिलाओं के विरोध में है। जब कांग्रेस कर रही है तब वो आगे आते हैं। यही लोगों ने जब राजीव गांधी जी के जमाने में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के घर में एक नया रुकन दाखिल हुआ है। ये मेंबर कुत्ते का बच्चा है। जानवरों के आलमी दिन के मौके पर राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी को जैक रसल टेरियर नस्ल का एक कुत्ते का तोहफा दिया है। बताया जा रहा है कि इस कुत्ते का नाम नूरी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कुत्ते की तस्वीर शेयर की, जिसमें राहुल गांधी सोनिया गांधी को नूरी देते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के लिए गोवा से ये तोहफा लेकर आए थे। Okay, Dada, my sister, she was and she's been going crazy about me, guys. Yeah, she's the one with the dog. You're the one with the dog. We showed Molly also. Okay, enough. Let him just enjoy his life. That's not a good. Yes, sir. Okay, there you go. I'm not putting it here. You cover her last week. He's been on a 2-3 hour trip. इराक में हाल ही में एक शादी की तकरीब में भयानक आग लगने का वाकया पेश आया था। शादी की तकरीब के दौरान आग लगने के नतीजे में 100 से ज़्यादा अफराद झुलसकर हलाक हो गए थे, जबकि 150 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा गुज़िश्ता हफ्ते इराक के शहर मौसुल के मज़ाफ़ात में वाक़े अल हमदानिया के एक फंक्शन हॉल में पेश आया था। इस वाक़े का वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि नौबिया तक जोड़ा शादी की तकरीब के एक हिस्से के तौर पर इंतहाई रोमानवी अंदाज में रक्स करते नजर आ रहे हैं। उस वक्त वहां अंदरूनी हिस्से में पटाखे छोड़े जाते हैं और आग लग जाती है और पूरे फंक्शन हॉल में फैल जाती है। इस गैर मुतवक्को वाक़े के साथ ही शादी की तकरीब में शामिल मेहमान अफरा तफरी के आलम में के लिए दौड़ने लगते हैं और आग की जद में आ जाते हैं। जिस फंक्शन हॉल में कुछ देर पहले तक शादी की खुशियां देखी जा रही थी, वो अचानक मातम करने में तब्दील हो गई और वहां हर तरफ नाशे ही नाशे नजर आ रही थी। सिक्किम की लाचन वादी में चाशुमे की सुबह 23 फौजी जवान तीसा नदी में बह गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तस्दीक की कि सैलाब में फौज की गाड़ी डूब गई। अमले की तलाश का ऑपरेशन जारी है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब फौज की गाड़ियां सिंगम के करीब खड़ी थी। जब यहाँ पानी छोड़ने के बाद सैलाब आ गया। पानी की सतह नीचे की तरफ 15 से 20 फीट की बुलंदी तक पहुंच गई। इसके नतीजे में तीस्ता नदी के पानी के बहाव में फौज की गाड़ियां बह गईं। मीथेन गैस पर चलने वाली बस मंगल के रोज इटली के शहर वेनिस में एक पुल से गिर गई। पुल से गिरने के बाद बस में आग लग गई। इस हादसे में 2 बच्चों और गैर मुल्कियों समेत जुमला 21 अफराद की मौत हो गई। 18 अफराद जख्मी भी हुए। शहर के मेयर लोग बिरगानोर ने फेसबुक पर इस हादसे की इत्तला दी। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।